हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एकदम मस्त तरीके से पढ़ाई चल रही है आपकी, है ना। तो आज इस वाले वीडियो में अपन जो है 2021 का नीट का पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो जो फिजिक्स का पोर्शन है टोटल 50 क्वेश्चन, उसको अपन वन बाय वन डिस्कशन करेंगे, राइट। तो उसके बाद फिर कंक्लूड करेंगे कि भाई क्या चीज़ें हैं ना इसमें आपको ध्यान में ज़्यादा रखोगे तो आप अच्छा से इसको सॉल्व कर पाओगे, राइट। वो सारी बातें हैं ना लास्ट में मैं कंक्लूड करूँगा आफ्टर सॉल्विंग द पेपर, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पेपर। फिर आइडिया लगेगा कि भाई क्या चीज़ है ना थ्योरेटिकल ज़्यादा आ रहा है या फिर सॉल्व करने वाला चीज़ें ज़्यादा आ रही है ना, वो सॉल्व करने के बाद ही अपने को आइडिया लगेगा। तो ठीक है, तो होप कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और आप फोड़ने वाले हो 2024 के एग्जामिनेशन में, राइट। तो चलिए ये वाले पेपर को अपन पहले देखते हैं, फिर जाके अपन बात करते हैं। हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा अप रहे और मैं आपके लिए इसी तरह से कंटेंट क्रिएट करता रहूँ, राइट। ठीक है, तो अभी देखते हैं पेपर में क्या है, फिर जाकर बाद में अपन बात करते हैं इन द लास्ट, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2021 का ये पेपर है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर कनेक्टेड वायर, द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फेयर। ठीक है, तो दो कंडक्टर को आपने यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि अगर आप दो दो कंडक्टर को आप कनेक्ट करते हो, दो कंडक्टर को अगर आप कनेक्ट करते हो तो फिर जाकर वहाँ से इस पे तब तक चार्ज ट्रांसफ़र होता रहता है जब तक यह दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, राइट। दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए तो इसका पोटेंशियल लेट से अगर V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, तो V1 इक्वल टू V2 ना हो जाए तब तक इसका जो है ना ये चलता रहेगा कार्यक्रम, राइट। तो ठीक है, अभी अपन मान लेते हैं कि इस पे जो है ना कि इसका पोटेंशियल कितना हो गया, जब ट्रांसफ़र वगैरह हो गया तो इसका जो है ना क्या लिखते हैं के सिग्मा वन लिख लेते हैं। सिग्मा वन जो आपको लिखना सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सिग्मा की वैल्यू आप क्या लिखते हो, क्यू डिवाइड बाय एरिया, मतलब सरफेस एरिया 4πr1²। तो यहाँ से आप क्यू की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो क्यू इक्वल टू सिग्मा 4πr1 का स्क्वायर हो जाने वाला है, राइट। r1 का स्क्वायर हो जाने वाला, तो यहाँ पे वैल्यू पटक देंगे ये सारा, है ना। तो सिग्मा 4πr1 का स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पे r1 कर लेते हैं, यहाँ पे सिग्मा 1 लिख लो फर्स्ट वाले का। सिमिलरली के तो कांस्टेंट है 1/4πε0, राइट। तो सिग्मा 2 4πr2 का स्क्वायर डिवाइड बाय r2। अब देख लीजिए 4π दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, के ने के को हटाया, यहाँ पे r1 से r1 स्क्वायर में r1 बच जाने वाला है, यहाँ से आपका r2 बच जाने वाला है। तो हो गया अपने पास सिग्मा 1 डिवाइड बाय सिग्मा 2, दैट विल बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ r2 डिवाइड बाय r1, वैल्यू ऑफ r2 डिवाइड बाय r1। तो ये कोई है कि अपने पास ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें स्टाइलस पेन में और कुछ है क्या, इसमें कलर इतना ही कलर है, ओके। इसमें ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, ब्लू में आज ब्लू है। अच्छा, इसमें क्या क्वेश्चन बोला, द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी d when dropped in a container filled with the glycerine becomes constant after some time if the density of the glycerine is d/2 then the viscous force acting। ठीक है, ये बोल रहा है कि ग्लिसरीन वाले में है ना इसको आपने डुबो दिया, राइट, डुबो दिया, तो इस पे ऊपर की ओर विस्कस फोर्स लग रहे होंगे Fv, नीचे में लग रहा होगा mg, राइट। ठीक है, ऊपर में फिर जाके इसको बॉइंट फोर्स भी लग रहे होंगे Fb। तो ये बोलता है कि विस्कस फोर्स कब होगा, कितना होगा, सॉरी कब होगा नहीं कितना होगा। तो विस्कस फोर्स की वैल्यू अपन सीधा सा अपन क्या लिखेंगे, mg माइनस ऑफ F बॉइंट इक्वल्स टू Fv। तो Fv की वैल्यू अपन लिख लेंगे। अच्छा, मास ऑफ दिस बॉल इज m एंड डेंसिटी d। ठीक है, इसको अपन क्या लिखेंगे, m इंटू जी। अब इसको लिख लो, इसका क्या लिखेंगे, बॉइंट फोर्स आप क्या लिखते हो, रो इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू जी। रो की वैल्यू अपने पास d/2 है, तो यहाँ से अपन लिखेंगे रो मतलब d/2 vg। अच्छा, ये जो मास है, मास को आप ऐसे लिख सकते हैं, मास इक्वल्स टू रो इंटू वॉल्यूम d इंटू वॉल्यूम।
तो d इंटू वी को आप क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये d इंटू वी की जगह पर अगर आप मास पुट कर दोगे तो mg माइनस mg/2, तो आपके पास वैल्यू कितना आ चुका है, mg/2 इज योर करेक्ट चॉइस, फर्स्ट ऑप्शन। खत्म। ये देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरी ए करंट 5 एम्पियर एज शोन इन मूविंग इतना, ओके, इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड ऑफ इतना, इसमें इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है इतने स्पीड से मूव कर रहे हैं, ठीक है। पैरेलल टू द कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द कंडक्टर 20 सेंटीमीटर, राइट, यहाँ परपेंडिकुलर इज 20 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं बच्चा, इसमें क्या करते हो आप, ये रिकॉर्डिंग चल रहा है सही से, ओके। ओके, हाँ, बैक टू द क्वेश्चन, राइट। अब इस पे जो है ना फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, तो फोर्स क्या होता है, मूविंग चार्ज की वजह से क्यू वी क्रॉस बी, है ना। अच्छा, ये वायर की वजह से यहाँ पे फील्ड बनने वाला है, ये वायर की वजह से यहाँ पे फील्ड क्या बनने वाला है, ये अंदर की तरफ फील्ड होगा जिसका मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू होगी वो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट, इन्फिनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो मतलब म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई डी मतलब इसके बीच में डिस्टेंस आ गया। तो आप देखो दोनों परपेंडिकुलर है, v और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर, सीधा फॉर्मूला आपके पास q v b साइन ऑफ 90 डिग्री यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि v और ये b के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि b है इनवर्ड, इनटू द पेपर है, यहाँ पे इनटू द पेपर है फील्ड, राइट, और b इधर की ओर है, तो दैट इज व्हाई वी कैन राइट हियर। सो ओके, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19, वेलोसिटी 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। बी का वैल्यू यहाँ से आप लिख लीजिए म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई इंटू डी, तो इन्फिनेटली लॉन्ग है, तो अब अच्छा यहाँ पर अपन ऐसे कर सकते हैं, ऊपर से 2 और 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 2 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, म्यू नॉट 2 टाइम्स ऑफ आई डिवाइड बाय 2 to 4 आ जाएंगे 4 पाई इंटू डी 4। अच्छा, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई को अपन लिखते हैं क्या, 10⁻⁻⁷, इसका मतलब यहाँ पर 10⁻⁻⁷ इंटू 2 इंटू आई कितना बह रहा है 5, हाँ, डिवाइड बाय इसकी वैल्यू तो लिख लिए 2i डिवाइड बाई डी कर देते हैं, डी 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया। बस इसको थोड़ा सा कट पीट कर दो, आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पे 50 रख देते हैं, 2 ने 2 को हटा दिया, बचा अपने पास क्या, यहाँ पे 50 और ये 1.6 है, तो यहाँ से पॉइंट अपन हटाते हैं, तो यहाँ से ये गया, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 आ जाने वाला, और ये क्या आ जाने वाला 19 -19 - 7 दैट इज -26 प्लस 5, तो 10⁻⁻21, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁻20 न्यूटन। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, ये ऑप्शन आ गया, क्यू वी वी साइन थीटा है ना, इसके वजह से ये करंट कैरिंग वायर की वजह से हमने यहाँ पे फील्ड निकाला, और वी तो दिया हुआ था, क्यू वी वी साइन थीटा कर दिया, फॉर्मूला पुटिंग, राइट, फॉर्मूला पुट कर दिया, यहाँ पे आ गया वैल्यू। अच्छा, डाइपोल प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड सॉन इन फिगर इन डायरेक्शन इट विल मूव। अच्छा देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, और डाइपोल का डाइपोल जो है इधर यहाँ पे पड़ा हुआ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेट में अपने बात करना, राइट। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होता है पीई इक्वल्स टू माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा, राइट, पी कॉस थीटा। अब देखो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के, थीटा है एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, राइट। अच्छा, अगर ये थीटा की वैल्यू अगर आपका मतलब 0 डिग्री हो, मतलब इसी डायरेक्शन में जाए, तो यहाँ पे पी की वैल्यू निगेटिव होगी। पोटेंशियल एनर्जी जब निगेटिव होता है ना, थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री, तो पी की वैल्यू क्या होगी, ओवरऑल निगेटिव। अगर पी की वैल्यू निगेटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होता है, तो वो स्टेबल होता है। इसका मतलब इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए किधर की ओर मूव करना चाहिए, है ना, इसको मूव करना चाहिए इधर की ओर, राइट, इधर की ओर मूव करना चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, राइट, पोटेंशियल एनर्जी और डिक्रीज होगा ना, इसलिए इधर की ओर मूव करने वाला है।
हो गया, आगे बढ़ते हैं। A lens of large focal length and large aperture is best suited as an objective of an astronomical telescope since ओके जो टेलीस्कोप जो अपन जो बनाते हैं ऑब्जेक्टिव को अपन लार्ज रखते हैं और जो आई पीस यहाँ पर आप लगाते हो इसकी वैल्यू छोटा रखते हो ना, इसका एपर्चर साइज छोटा रहता है। इसका पर्पस ये रहता है कि यहाँ से जो लाइट जो ज़्यादा से ज़्यादा गैदर हो, क्योंकि यहाँ से लाइट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे रिजॉल्व इमेज बनने वाला है, उतना क्लियर इमेज बनने वाला है। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो जो है ना इमेज को रिजॉल्व करता है, मतलब दो इमेज को क्लियर दिखाता है, सेपरेट दिखाता है। और जो आईपीस का काम है उसको मैग्नीफाई करना, तो जिस तरह के इमेज यहाँ से मिलेंगे उसी को मैग्नीफाई कर देगा ना। इसलिए आपको रिजॉल्व इमेज चाहिए, तो इसलिए अपर्चर के साइज को अपने को लार्ज रखते हैं, है ना। तो ऑप्शन यहाँ आप देखते हैं, लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट्स टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द इमेज। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, लार्ज एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव इंश्योर बेटर लाइट गैदरिंग पावर, ये भी तो सही लग रहा है। लार्ज अपर्चर प्रोवाइड बेटर रिजोल्यूशन, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही। लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट द क्वालिटी, हाँ तो ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएंगे, राइट, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएंगे। अच्छा ये क्या बोला, स्क्रू गेज गिव्स एंड फॉलोइंग रीडिंग्स व्हेन दे यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर, इतना mm, राइट। सर्कुलर स्केल डिवीजन इतना है, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये सर्कुलर स्केल पे डिवीजन की वैल्यू जो मार्क की गई है ये आपको दिया गया है, राइट, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अच्छा जो आपका लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट क्या करते हो, सर्कुलर स्केल पे जितना डिवीजन है, मतलब ये मैंने इसके 100 डिवीजन था, ओके। अच्छा 1 mm को मैं कितना बार में डिवाइड किया गया, तो इसका मतलब 0.01 यहाँ आपकी लिस्ट काउंट की वैल्यू आ गई। लिस्ट काउंट की वैल्यू 0.02, ये mm आ चुका है, राइट, mm आ चुका है, ठीक है, ओके ओके ओके। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, जो आपका रीडिंग जो होता है द डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द, अच्छा जो रीडिंग जो होगा, जो डायमीटर की जो वैल्यू आएगी, जो डायमीटर की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी अच्छा मेन स्केल का तो रीडिंग क्या है 0 है, प्लस लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या है 52, राइट। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो इसमें लिस्ट काउंट से, तो मतलब 0.52 mm आ जाएंगे। mm में नहीं दिया, सेंटीमीटर में दिया, इसका मतलब 10 से और डिवाइड कर दो तो 0.052 सेंटीमीटर आ जाएंगे। ये वाला आपका ट्रू ऑप्शन है। अच्छा यह क्या बोला, न्यूक्लियस विद मास नंबर 240 ब्रेक्स इनटू 2 फ्रैगमेंट्स ईच ऑफ मास नंबर 120, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द अनफ्रैगमेंटेड न्यूक्लियाई इतना। अच्छा ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू दिया गया है, राइट, ये भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया गया, मतलब BE बाइंडिंग एनर्जी पर ये न्यूक्लियन, मतलब जो आपका मास नंबर है ये, इसका वैल्यू आपको 7.6 दिया है। फिर जाके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो गिवन टू अस इज 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आपके पास जो हैवी न्यूक्लियाई है, हैवी न्यूक्लियाई, दिस वन इज द हैवी न्यूक्लियाई, इट ब्रेक्स इनटू 2 इक्वल फ्रैगमेंट्स which is equals to 120 each 120, राइट, ओके। अच्छा ये क्या बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अनफ्रैगमेंटेड न्यूक्लियाई जी 7.6, इसका जो 240 है इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 है, इसका कितना है 8.5। अब देखो कितना गेन होगा एनर्जी में वो कैलकुलेट करना है, तो मतलब डेल्टा ई अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं। इसका बाइंडिंग एनर्जी निकालना है तो क्या करेंगे, इसके न्यूक्लियन से, है ना, जो एटॉमिक नंबर उससे मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 7.6 इंटू 120 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ये 1 2 2 है ना, माइनस ऑफ ये क्या कर दो, हाँ सॉरी ये 8 पॉइंट है ना, 8.5 है बाबूजी, 8.5 यहाँ पे है आपका 7.6 इंटू 240, इसको मस्त आप मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर को एंजॉय कीजिए। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ 10 से डिवाइड कर दिया, ये तो गयो, तो यहाँ से आप 85 इंटू 24, तो यहाँ से आपके पास 85 इंटू 24 माइनस ऑफ 76 इंटू 24, 76 इंटू 24, ठीक है। तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, क्या 24 कॉमन ले लेते हैं, 24 कॉमन, 85 माइनस ऑफ 76 कितना आ जाएगा, और 15 में हो गया 9, तो इतना 240 इंटू 9 कितना आ जाएगा, ये 9 चौक 36, बाकी
3 9 18 3 21 210 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये वाला आपका ऑप्शन है। आगे बढ़े नेक्स्ट। ओके, a small block slides down a smooth inclined plane starting from rest, right? T equals to 0, Sn be the distance traveled by the block, T equals to n minus 1 into n second। ओके ठीक है, यहाँ से ये बोल रहा है कि ये आपके पास दिस वन इज द इंक्लाइन प्लेन, यहाँ पे t इक्वल्स टू 0, समय 0 पे है ना, ये यहाँ चलना स्टार्ट कर देता है। ये बोलता है कि 1 सेकेंड में, मतलब अगर मैं तो n माइनस 1 सेकेंड बोल, nth सेकेंड का जो फॉर्मूला आपके पास होता है क्या होता है, एस nth जो लिखते हो u प्लस a बाई 2 n - 1, राइट। तो इस वाले टाइम इंटरवल में कौन सा n-1 इंटू n वाले टाइम इंटरवल में जो आपका डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा 0 प्लस a बाई 2, क्या कर दो यहाँ पे आपका n-1, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2n-1 ही रखेंगे। तो ये आपके पास आ चुका है a बाई 2 n2 2n-1, ये था आगे फर्स्ट सेक्शन, राइट। अब ये बोल रहा है कि n+1, ये तो Sn की वैल्यू आ गई, n+1 मतलब क्या कि n+1 और n का जो टाइम इंटरवल है इसमें आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से पुट कर दीजिए वैल्यू, है ना, पुट कर देंगे वैल्यू कितना, यहाँ पे n था तो हमने यहाँ पे n पुट कर दिया, यहाँ पर अब क्या है n+1 है तो n+1 पुट कर देते हैं, s n+1th, है ना। तो यहाँ पे क्या अभी जीरो वेलोसिटी है a बाई 2 टाइम्स ऑफ कितना n+1 - 1, n+1 - 1, तो अपने पास कितना आ जाएगा ये a बाई 2, ये 2n+2 - 1 मतलब 2n+1 Sn+1 आ गया। अब इसका रेशियो चाहिए आपको, तो देखो ऊपर में 2n - 1 है, a बाई 2 कैंसिल हो जाएंगे, नीचे में 2n+1 2n-1 सेकेंड इज योर राइट चॉइस, हो गया बस खत्म। इसमें क्या होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस फ्रॉम द प्रिज्म। ओके ओके, अच्छा यहाँ पे अपने को पता है 90 डिग्री पे कोई भी लाइट इंसिडेंट करती है तो बिना डेविएशन का जो है ये क्रॉस कर जाती है, इसका मतलब ये जो सीधा इधर की ओर चलने वाला आपका है ना, सीधा इधर की ओर चलने वाला है, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे आ गए, यहाँ पे आ गए। अच्छा ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाने वाला है, ये 30 डिग्री हो जाने वाला है। यहाँ पे फिर जाके आप नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, ये नॉर्मल हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये 30 डिग्री थी, ये 60 डिग्री थी, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इस वाले सरफेस के लिए 30 डिग्री है, 30 डिग्री पता नहीं एंगल ऑफ इमरजेंस कितना होगा वो अपने को कैलकुलेट करना है, तो अपन यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। स्नेल्स लॉ μ1 साइन ऑफ 30 डिग्री, μ2 मतलब एयर में जा रहा है साइन ऑफ r, μ1 मतलब क्या है, इसका √3 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, √3 1/2 इक्वल्स टू साइन ऑफ r। तो साइन ऑफ r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2 मतलब 60 डिग्री की वैल्यू पर √3/2 होता है, तो ये ऑप्शन आ गया आपके। आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग स्टेज बाय 5 सेंटीमीटर ऑफ 10 न्यूटन फोर्स, द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन व्हेन द मास इज ऑफ 2 kg सस्पेंडेड बाय इट, राइट। तो देखिए इसमें क्या करोगे आप, इसमें बस यही करना है अपने को कि F इक्वस टू होता है K इंटू एक्स, राइट। ये बोला 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, K इसमें 5 सेंटीमीटर का ये है, 5/100 कर लेते हैं, तो 5 2 जा 20, तो इसका मतलब K का वैल्यू आपके पास चुपचाप यहाँ पर आ चुका है 200 आ चुका है, ठीक है। राइट, टाइम पीरियड होता क्या है 2π√m/k, m की वैल्यू 2, K का वैल्यू 200, तो यहाँ से आपके पास 100 आ चुका है, इसका मतलब 2π/10, तो अच्छा 2π की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाई 10 कर दीजिए, मतलब 0.628 सेकेंड। ओके, समझ में आई की बात। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अ कन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड कॉन्केव बी ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर केप्ट अलोंग द सेम एक्सिस एट ए डिस्टेंस d between them. If the parallel beam of light falling on A and leaves B and the parallel beam, then the distance d in the centimeter is okay, कोई बात नहीं। ऐसा बोला है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर बना दीजिए। अब ये यहाँ से
हाँ, एन ए कॉनकेव convex lens A and the focal length 20 centimeter and F is 20 centimeter. Okay. Concave lens B of focal length, concave lens B of focal length 5 centimeter kept along. Okay. यहाँ पे concave lens बना देते हैं. Focal length 5 centimeter, 5 centimeter. Same axis है, that is D distance पे. ओके, नो प्रॉब्लम, डी डिस्टेंस पे रख दिया, ठीक है. इफ द पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए, इस पे ए पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, जाने दो. लिव्स बी एज ए पैरेलल, लिव्स बी एज ए पैरेलल मतलब बी से भी पैरेलल ही जा रहा है. इसका मतलब तो ये हुआ ना, पैरेलल क्यों, कैसे ये निकलेगा, पैरेलल कैसे निकलेंगे इससे, जब इसके जो है फोकस पे रेज ऑफ लाइट डायरेक्टली आके इंसिडेंट कर रहा हो, है ना. फोकस पर अगर इंसिडेंट करेंगे तभी जाके ये जो है ना पैरेलल आने वाले इधर से, राइट. अगर फोकस पे इंसिडेंट करे इसका मतलब फोकल लेंथ ये 20 सेंटीमीटर हो जाएंगे, और इसका भी इसके फोकस पर आना चाहिए, इसका मतलब यहाँ से 5 सेंटीमीटर आ जाएंगे. इसका मतलब दोनों डिस्टेंस क्या हो गया, 20 + 5 मतलब 25 सेंटीमीटर दोनों के बीच में गैप हो गया. समझ में आ रही बात, राइट. आगे चलते हैं. इसमें क्या बोल रहा है, अच्छा इसको मैच करना. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, वेना होता है ना, VDENA, VDENA, ए नहीं, एरिया नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं. अच्छा, जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, अच्छा ये वाला करंट डेंसिटी को अपन ऐसे याद रखते हैं, E = ρJ, है ना. तो आपके पास ई रोजा इसको पढ़ते, ई रोजा, है ना. जे का वैल्यू E / ρ, E / ρ, E / ρ. अच्छा ठीक है. ई डिवाइड भी यहाँ पे जे है, E / ρ नहीं है, कोई बात नहीं. अच्छा, रिलैक्सेशन साइन E/τ/m होता है ना, ये आपका रिलैक्सेशन टाइम आ गया. तो सी का तो आर हो गया आपका ऑप्शन. इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी M नेट, आपके पास जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी यही है ना, MNE × ρ. आपके पास ये जो डी का जो ऑप्शन है ये पी आ जाने वाला है. ये सब फॉर्मूला है ना, आपको क्लास में बाकायदा बताया जाता है ना, जब इसका ये जो पढ़ते हो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में. रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, अच्छा सी का आर है, सी का आर है, डी का पी है. सी का आर नहीं, कुछ तो अपन गड़बड़ कर रहे हैं, एक सेकेंड. ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये VDENA, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब फर्स्ट का, ये तो कोई फिर आपको ऑप्शन इसमें तो ए का आर, बी का, तो कोई जुगाड़ी नहीं बैठ रहा इसमें. E/τ/m, सी का आर होना चाहिए ऑप्शन. पता नहीं ये ऑप्शन ही है ना, कौन सेट किया ये पता नहीं. सी का पी लिख रहे हैं, सी का आर ऑप्शन होगा. ये अजीब सा ऑप्शन यहाँ बना है, कोई वैल्यू सबका ये आर, ए का आर बोल रहा है, ए का आर, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी थोड़ी होता है. हाँ एक सेकेंड, लेट मी चेक वंस. क्या की एक सेकेंड. अच्छा, VD को जब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप डिफाइन करते हो U + 80 से करते हैं, 80 से करते हैं डिफाइन. अच्छा, ये अगर ये एवरेज वेलोसिटी इनिशियल 0 होता है, ये इसको लिखते हैं E/m × τ लिखते हो, तो राइट. ये VD की वैल्यू E/m/τ. अच्छा सही है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास ये आ गए E/τ/m, राइट. नो प्रॉब्लम. अच्छा ठीक हो गया. अच्छा, ये अपने पास VD की वैल्यू R आ गया आपके पास, VD की वैल्यू R आ गया. अच्छा, अब अपने को एक जो करंट की जो वैल्यू आप लिखते हो, करंट की वैल्यू लिखते हो वेना, I = VDENA. अच्छा, अगर इसमें आप एरिया से डिवाइड कर दो, इस वाले एरिया से डिवाइड कर दो तो जे बन जाएगा. जे का वैल्यू क्या आ जाएगा, VDENA.
VDEN है। तो जे करंट डेंसिटी की वैल्यू कितने आ जाएंगे, ये वाला Q, तो D का Q आ जाएंगे, D का Q आ जाएंगे, राइट। ओके, अब रिलैक्सेशन पीरियड, अच्छा A का R, D का Q, A का R, D का Q इसमें दिया, A का R, D का Q इसमें दिया, A का R, D का Q इसमें, अच्छा A का R, D का यहाँ P दिया, तो ये नहीं होगा, राइट। ये तीनों में एक और ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी को अपन लिखते हैं R इक्वस टू रो एल बाय ए, रो एल बाय ए। अच्छा, यहाँ पर आप रेसिस्टिविटी रो जो लिखते हो MNE² टाउ L बाय ए, L बाय ए। तो यहाँ पे आपके पास ये रो की वैल्यू ये आ चुकी है, एम नेट NE² टाउ। ओके, one more option we need to identify from here, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। ओके, यहाँ से देखो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, यहाँ से आप E इक्वस टू रोजा, जब मैं बोल रहा था ना E इक्वस टू रो जे, राइट, रो जे। तो रो क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी E डिवाइड बाय जे, E डिवाइड बाय जे आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। ये सब फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में याद है ना तो आप आराम से करोगे, B का S हो जाएंगे, B का S इसमें भी, B का S इसमें भी, राइट। अच्छा, इसमें B का P दिया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, A का R, B का S, C का फिर जाकर क्या हो जाने वाला, C का रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम अपने पास यहाँ से, अब देख लो रिलैक्सेशन टाइम को आप कैसे लिखोगे, यहाँ से अपन ऐसा लिख सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइम VD डिवाइड बाई E। ओके 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 ओके, A का R, B का S, D का Q, A का R, B का S, C का P होगा, C का Q होगा। अच्छा, C का Q थोड़ी होगा, C ये तो आपके पास करंट डेंसिटी हो गया ना आपका, तो C का Q तो नहीं होगा, C का Q नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका रिमेनिंग बच गया। बस इसको आइडेंटिफाई खुद के ऐसा निकालना पड़ेगा आपको ये चीज़ें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आगे देखते हैं, यानी ये वाला ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन इज राइट। इलेक्ट्रॉन concentration in n type of semiconductor is the same as the whole concentration in the p type semiconductor. External field is applied across each of them to compare the current in them, right। अच्छा, एक्सटर्नल फील्ड आपने अप्लाई किया तो बोलता करंट इन एन टाइप इक्वल्स टू करंट इन पी टाइप। एक बात अपने को पता है कि जो आपके पास जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स किस में रहते हैं, कंडक्शन बैंड में रहते हैं। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रहता है, उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है। मोबिलिटी अगर उसकी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब एन टाइप में करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्लियरली आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है ना, हो गया बस। अब इसमें क्या बोला है, इतना जेड इक्वल, अच्छा यहाँ Z-1 हो गया, इसका मतलब ये बी ये क्या रहा होगा, Z-1 एक घट गया, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिट्रॉन रहा होगा, +1 × 0, यहाँ पे पॉजिट्रॉन रहा होगा, मतलब बीटा पॉजिटिव पार्टिकल। बस हो गया, यही वाला ऑप्शन है आपका, है ना। तभी तो यहाँ पे -1 + 1 क्या हो जाएंगे, Z के बराबर, Z-1 + 1, और यहाँ पे इसका मास नंबर में कुछ चेंज नहीं होता, बस एक ही ऑप्शन चेक किया, बस आगे निकलते हैं। Waterfalls from height of 60 meter at a rate of इतना operate a turbine, the loss due to the frictional force is 10% of the input energy. How much power is generated by the turbine? Okay. तो क्या लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्सेज आर 10%। अच्छा, जो इनर्जी टोटल जो लेकर आती है उसमें 10% लॉस हो जाता है। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी नेट जो यहाँ पे बचा हुआ है 90% बचा हुआ है, 90% मतलब 0.9 बचा हुआ। एम की वैल्यू 15 है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम है, मतलब ये पावर ही है, पावर। तो G इज 10 × H, ये कर दिया, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या करना है, पावर कितना जनरेट होगा।
हो गया ना। तो यहाँ पे आपके पास ये जो पावर आया, ये पावर को इस वाले पावर से, जनरेशन वाले पावर से ये कंपेयर कर दो, ये तो इतना ही तो जनरेट होगा ये। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे थोड़ा सा, ये 10 ख़त्म हो जाएंगे, 15 छक 90, 90, 99, ये 9 आ जाएंगे, 8100, 8100 ये आ जाएंगे जूल पर सेकेंड। हाँ 8100 आ जाएंगे जूल पर सेकंड, मतलब 8.1 किलोवाट आ जाएगा, राइट, किलोवाट आ जाएगा। नहीं तो कोई किसी को इस तरह से भी करना है फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले से, तो क्या करो, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले से आपको पी कैलकुलेट करना है, यहाँ पे mgh कर लो, mgh कर लो, और n की वैल्यू कितना है 0.9, 0.9 इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो वही पी का वैल्यू सेम ही आ जाएंगे आपके पास, राइट। ये आपका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज एमिटेड बाय द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, वन इट डिलीवर्स पावर ऑफ इतना वॉट। ओके, P इक्वस टू आपको चाहिए होता है, P इक्वस पावर इक्वस टू आप लिखते हो। अच्छा मान चलिए कि n नंबर ऑफ फोटॉन्स है, n डिवाइड बाई t है ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, यहाँ पे hc डिवाइड बाई लेमडा कर लेते हैं, hc डिवाइड बाई लेमडा कर लिया, राइट। अच्छा देखो t से डिवाइड कर दिया, ये तो आपके पास टोटल एनर्जी था, एंड टोटल फोटोन की एनर्जी था, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम हो गया, क्या एनर्जी डिवाइड बाय टाइम क्या हो गया, पावर हो गया, राइट। अच्छा ये पावर की वैल्यू अपने को दिया गया है, दैट इज 3.3 इंटू 10⁻⁻³ 3। अच्छा पूछा नंबर फोटोन्स पर सेकेंड, अच्छा ये तो अपने को कैलकुलेट करना है, n/t का वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करना है, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू सी का वैल्यू, सी स्पीड ऑफ लाइट ले ले, 3 इंटू 10⁸8 डिवाइड बाई लेमडा, लेमडा इज 600 नैनोमीटर, 600 इंटू 10⁻⁻9। ओके अब देख ले, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा 2 टाइम से इसको उड़ा दीजिए, 2 टाइम्स में उड़ा दिया, यहाँ पे बचा अपने पास 6 को यहाँ से 100 टाइम्स में इसको हटाया, अपने पास बचा क्या यहाँ पे 10⁻⁻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 ⁻
-9 है, 3 नहीं रहे। यहाँ -6 हो गया, 10⁻⁻7 हो गया, तो ऊपर की ओर जाएंगे तो 7 + 8 15 हो जाएंगे। 15 में से इसको -34 करोगे तो -19, -19 इधर -19 आ जाएंगे, राइट। मतलब n/t का जो वैल्यू आपके पास आ चुका है दैट इज़ 10⁻³ × 10⁻19, मतलब 10⁻16 आपका आंसर हो जाएंगे। 10⁻16 नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। Okay, for a plane electromagnetic wave propagating in x direction, which one of the following combination gives the correct possible direction of electric field E and B? अपने को पता है कि जो C होते हैं, C वेक्टर, ये होता है E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, B वेक्टर, और ये जा कौन सा डायरेक्शन में रहा, प्रोपगेट कर रहा है x डायरेक्शन में। इसका मतलब इधर का जो कंपोनेंट I होना चाहिए, E क्रॉस B करने के बाद आपको I वेक्टर मिलना चाहिए। देखो E क्रॉस V कर लो, E क्रॉस V कर लो, अगर इसको E क्रॉस V करवाते हैं ये वाले टर्म को, तो कितना बनता है भाई, J क्रॉस J 0। अच्छा, ये वाला चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर आप लिखते हो I, यहाँ पर लिखते हो J, यहाँ पर लिखते हो K, तो अपने को पता है कि I क्रॉस J तो K करेंगे, J क्रॉस K तो I मिलेगा, K क्रॉस I करेंगे J, उल्टा हो जाएंगे तो मतलब J क्रॉस I को -K लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपन, और सिमिलर में क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो J क्रॉस J तो ये 0 हो गया, J क्रॉस K क्या मिलेगा, J क्रॉस K तो I मिल जाएंगे, राइट। ये I मिला, कोई बात ना, I मिल गया, ठीक है। अब फिर इसको करा देते हैं K क्रॉस J, K क्रॉस J मतलब उल्टा घूम रहे हैं, तो मतलब -I। इसका मतलब ये तो वैल्यू 0 ही आ गए, खत्म, है ना। इसका मतलब ये तो डायरेक्शन आपको नहीं देगा, I डायरेक्शन। इसको अगर आप क्रॉस करवाते हो, इसको क्रॉस करवाते हो, तो J क्रॉस J ये तो 0 हो जाएंगे। J क्रॉस K क्या मिलने वाला, J क्रॉस K मतलब I, तो राइट, तो यहाँ पर अपने पास I आ गए, है ना, I आ गया, मतलब J क्रॉस K I। अच्छा, माइनस माइनस तो ये तो प्लस ही हो जाने वाला है, राइट। अच्छा, K क्रॉस J मतलब -I, तो माइनस माइनस ये प्लस I हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है ना। K क्रॉस J मतलब -I
माइनस माइनस प्लस आया, फिर जाके के को कराओगे तो ये जो मतलब ये 2i आ जाने वाला, हो गया ना आपका, यही वाला तो ऑप्शन हो जाएगा, है ना, माइनस जे प्लस के, ये वाला आपका ऑप्शन आ गया। आगे चेक करना क्या ही है ना, हमने चेक कर लिया यहाँ पे जे क्रॉस जे 0, जे क्रॉस के आई, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर जाके के क्रॉस जे इज माइनस आई, और यहाँ पर माइनस है प्लस 2i, मतलब यहाँ से डायरेक्शन आपको आई मिल गया, दैट इज सेकेंड वन इज योर राइट आंसर। अच्छा, इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट 4 वायर ऑफ इक्वल लेंथ, equal area of cross section and the same material इतना, what will be the effective resistance if they are connected in series। ओके, ऐसा बोल रहा है कि ये ऐसा क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0. अच्छा, मतलब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू दिया गया है, ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 0.25 है, 25। आर इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या लिखते हैं, इक्वल रेसिस्टेंस रखता है तो r/4, इसका मतलब आर की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, 1 ओम आ गया, राइट। अब इसको बोल रहा है कि सीरीज में जोड़ दिया आपने, सीरीज में जोड़ दिया तो इसका मतलब हो गया ना यार, सीरीज में जोड़े तो 4 ओम हो जाएंगे, खत्म, है ना। आपके पास ये 4 रेसिस्टेंस है ना, सबका अगर आर 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 है ना, इसका ये है, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r/4 वही अपने को यहाँ दिया है, तो इसका मतलब आर की वैल्यू आ जाएगी 1, और सबको सीरीज में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ओम हो गया। यहाँ पर लिखे इन ए फोटो पोटेंशियोमीटर सर्किट अ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट गिव्स बैलेंस पॉइंट इतना, ये तो देखो आपके सिलेबस में नहीं है, पोटेंशियोमीटर आपको हटा दिया गया है, राइट। फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप इसको आराम से कर लोगे, राइट। जैसे कि पोटेंशियोमीटर कैसे बनाते हैं, यहाँ पर आपके पास कुछ बैटरी रहता है, यहाँ पोटेंशियोमीटर वायर रख देते हैं, राइट। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का जो ड्रॉप होता है उसको अपना मेजर करते हैं। अभी देखो हमने यहाँ पे एक बैटरी लगाया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा के यहाँ पे जो टच करते हैं उसका जो बैलेंस पॉइंट है, इसका मान चलो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू लेट से के है, राइट। तो पहला जो बैलेंस होता है दैट इज़ 1.5 वोल्ट 36 सेंटीमीटर पे बैलेंस होता है, इसका मतलब के इंटू 36 इंटू कितना 1.5 इंटू नहीं इक्वस टू कर देता है। फिर दूसरा जो है 2.5 को बैलेंस करना, के इंटू यहाँ पे कुछ ले लो, एक्स ले लो, इसका रेशियो ले लोगे तो आपके पास यहाँ से वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स हैविंग द जीरो डाइपोल मोमेंट। पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसा मॉलिक्यूल्स होता है जिसमें परमानेंट डाइपोल सेटअप रहता है, राइट। उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें डाइपोल्स होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरह से परमानेंट डाइपोल सेटअप रहता है। एक्वायर्ड डाइपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं। जीरो डाइपोल मोमेंट नहीं। एक्वायर्ड डाइपोल मोमेंट है द मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट, नहीं। हैविंग परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना, क्योंकि पोलराइज रहता है ना, पोलराइजेशन की वजह से होता है। अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, ओके। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज d, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज d and the area of the plates is a and permittivity E नॉट दिया गया, राइट। अच्छा ठीक है, तो अपने पास ये आता है ना, इसमें जो एनर्जी जो स्टोर्ड होता है, एनर्जी डेंसिटी के रेदर एनर्जी डेंसिटी अपने बात करते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर लिखते हैं। अगर आपको एनर्जी चाहिए तो यू डिवाइड बाय आप वॉल्यूम लिख लो, वॉल्यूम, और वॉल्यूम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वॉल्यूम को क्या लिखोगे, एरिया इंटू डी, एरिया इंटू डी, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ गया। ये तो ऑप्शन वाला था आपका, मतलब फॉर्मूला ऑप्शन वाला गया। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर, राइट। ये कैपेसिटर। अच्छा, यहाँ पे सॉर्टेड है, यहाँ पे सॉर्टेड, इसका मतलब इसके यहाँ पर अगर वी वोल्ट है तो यहाँ पर वी वोल्ट आ गया, यहाँ पे वी वोल्ट है तो यहाँ पे वी वोल्ट आ गया। अब ये वी वोल्ट, इसका मतलब ये मर गया, ये कैपेसिटर कोई काम का ही नहीं, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप जीरो है, मतलब डेल्टा वी इसका चेंज इन वोल्टेज जीरो है, इसका मतलब ये काम से हट गया। ये दोनों फिर किस में आ गए, पैरेलल में आ गया। पैरेलल में दो कैपेसिटर के इक्विवेलेंस क्या हो जाएंगे, 2C, C1 + C2, ओके। अ जीनो डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस व्हेन यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, सही बात है ना। रिवर्स बायस ब्रेकडाउन वोल्टेज में काम करता है ना। इसका ग्राफ आपको टीचर लोग ऐसे बनाते होंगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये यहाँ पे ये रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन है, राइट। यहाँ पे जीनो डायोड वर्क करता है, राइट। यहाँ पे जो आपका ये होता है, ये वाला, ये आपका फोटो डायोड क्या होता है,
है ना। यहाँ पे आपका जो LED का होता है, राइट, इधर वाला जो ग्राफ इसमें जो बनते हैं दैट इज सोलर सेल के लिए, राइट, ये आपका ये हो गया है ना। पोटेंशियल वेरियर की वैल्यू लाई करता है 0.1 0.3 नहीं, इसका पोटेंशियल वेरियर की वैल्यू लगभग 0.5 वोल्ट के बीच में इसके होते हैं, राइट, NCERT का पॉइंट है ना। तो ये आपके पास ये हो गया। तो ये गलत हो गए, आपका ये सही है, A इज करेक्ट एंड B इज इनकरेक्ट हो गया। अच्छा, पार्टिकल रिलीज फ्रॉम हाइट s फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट ए सर्टेन हाइट, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 times द पोटेंशियल एनर्जी द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द, ठीक है, क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द हाइट s फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये सरफेस ऑफ अर्थ यहाँ से बना देता है, ये तो नॉर्मल सवाल है, ग्रेविटेशन का नहीं है। तो यहाँ से h हाइट से हमने इसको जो है ना रिलीज कर दिया, हाइट s से रिलीज किया है ना, s से रिलीज किया। तो एट ए सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 times द पोटेंशियल एनर्जी। लेट से यहाँ से x हाइट पे ऐसा कारनामा हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपने यहाँ से यहाँ तक यदि ये आया होगा, राइट, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा s माइनस एक्स, और यहाँ से ऊपर कितना x डिस्टेंस पे है, इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे आते आते वो वेलोसिटी गेन कर लिया होगा, कितना, √2g s माइनस एक्स, इतना वेलोसिटी गेन कर लिया। इसके बदौलत इसको काइनेटिक एनर्जी आए होंगे, राइट। अच्छा, अब यहाँ से कितना हाइट पे है ये, x हाइट पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी है इसके पास mg इंटू एक्स। तो दोनों क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी 3 times द पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी इज 3 times द पोटेंशियल एनर्जी है, राइट, 3 times द पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आप यहाँ से क्या लिखोगे, हाफ mv², इसका स्क्वायर करोगे तो अपने पास क्या बनने वाला है, 2g s माइनस एक्स, 2g s माइनस एक्स, राइट। 3 times ऑफ mg यहाँ पे क्या बन जाएंगे x, तो यहाँ पे 3 times ऑफ mg x माइनस एक्स। तो mg को हटा दो यहाँ से, mg को हटाए, 2 से 2 खत्म, यहाँ से बचा क्या आपके पास s माइनस एक्स इक्वल्स टू 3x। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी s/4 आ जाएगी, राइट, s/4 आ जाएगी। अगर s/4 वैल्यू आ गया आपका, राइट, s/4 अगर वैल्यू आपका आ गया तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, वही तो s/4 ही हो जाएंगे, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ s/4 एंड स्पीड के लिए इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूले में वैल्यू, स्पीड के लिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिए, v इक्वल्स टू √2g s माइनस s/4 मतलब 3s/4, यहाँ से 2 ने 2 को ख़त्म कर दिया, यहाँ से आपके पास 3sg/2, 3sg/2, 3sg/ रूट के अंदर ही रहने वाला, इसका मतलब ये वाला, फोर्थ ऑप्शन इज योर राइट वन। नेक्स्ट, ई जी एंड रिस्पेक्टिवली डिनोट्स, ये क्या डिनोट्स कर रहे हैं, डिनोट्स द एनर्जी एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देन द डायमेंशन। अरे ये तो ख़त्म हो गया यार, लिखते के साथ इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। इसका डायमेंशन क्या होता है, ml² t-2 एनर्जी का, और जी का डायमेंशन क्या हो जाता है, जी तो क्या है kg मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय, सॉरी यहाँ पे आपको ये जी का डायमेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे एफ के वैल्यू क्या लिखते हैं, जी m1 m2 डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, मतलब इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय kg स्क्वायर, दैट इज जी। अच्छा, एनर्जी का तो अपने को लिखते हैं, एनर्जी मतलब वर्क को एनर्जी बोल दिया, और इसका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, जिसके वजह से ml² t-2 आ जाता है। फोर्स का क्या लिखता है, mlt-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट s है तो मतलब l इसका, तो देखो ml² t-2 ऊपर में एनर्जी लिख दिया, नीचे इसका डायमेंशन लिख लो, क्या क्या है अपने पास, ml t-2, यहाँ पे क्या आपके पास l स्क्वायर, तो यहाँ पे l² नीचे में kg स्क्वायर है, kg स्क्वायर ऊपर धकेल दो इसको, तो यहाँ ऊपर आ जाएंगे m²। तो आपके पास m से m एक गयो, l² से एक l² गयो, यहाँ पे t⁻⁴ ये भी गया, यहाँ आपके पास बचा क्या, कुछ बचा ही नहीं है। तो ऊपर में क्या बन जाएंगे, l⁻⁻⁻1 m⁻²,
m2 L⁻⁻1T0, m2 L⁻⁻1T0 ये ऑप्शन आ जाएंगे। ओके नाइस, दैट्स ओके। ये तो फॉर्मूला अगर याद है तो मजे मारिए, नहीं तो इसको तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा। देखो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस ये होता है बी का पी, रूट मीन स्क्वायर 3RT/m, ए का क्यू। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज वन मॉलिक्यूल्स एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स मतलब 3/2 kb इंटू टी। टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द डायटोमिक गैस ये आर हो जाएंगे, ये आपका एस हो जाएगा। QPSR, QPSR मतलब थर्ड वन QPSR। A body is executing simple harmonic motion with the frequency and the frequency of the potential energy। हाँ, तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है ए इक्वल्स टू, आप क्या लिखते हो, ए इक्वल्स टू, सॉरी ए इक्वल्स टू नहीं लिखते हैं रे, क्या लिखते हैं, अरे देखिए आपने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपको आता है SHM का, ए साइन ओमेगा टी राइट। ओके, इससे आप डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेते हो, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब इसको एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर बाबा। तो हाफ एम वी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखते हैं कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसको आप कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, है ना, डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी राइट। इसका मतलब इसके जगह पे यहाँ पे वैल्यू अपन पुट करेंगे तो ये सारा मटेरियल तो कांस्टेंट हो चुका है राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, इसमें फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी इसमें कितना है ओमेगा टी, ये ओमेगा है यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वैल्यू पुट करेंगे 2 ओमेगा। इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी इधर n है ना, अगर फ्रीक्वेंसी इसका n है तो आपका पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स हो जाता है इनिशियल का, है ना, 2 टाइम्स का हो जाता है राइट। ठीक है, ये देखिए आपके सिलेबस में नहीं, ये वाले सिलेबस में से इसको हटा दिया गया है ना, फिर भी मैं इसको एक फॉर्मूला में बता देता हूँ। ये आप क्या लिखते हो, डेल टी के टाइम्स टी एवरेज लिखते हैं यहाँ पे, मतलब T1 प्लस T2/2 माइनस टी सराउंडिंग राइट। यहाँ से आप जो है ना फॉर्मूला आप कैलकुलेट करते हो, यहाँ पे डेल टी मतलब ये यहाँ पे T2 माइनस T1 ही है, T2 माइनस T1 यहाँ पे T लिख लेंगे, के टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2/2 माइनस ऑफ टी सराउंडिंग। तो पहला कंडीशन में 90-80 पुट करेंगे, T मिनट्स लग रहे हैं, है ना, और टी सराउंडिंग 20 दिया। दूसरा कंडीशन में देखो 80-60 दिया गया T1 T2 की वैल्यू, और सराउंडिंग इतना दिया गया, उसका टाइम निकालना कैलकुलेट करना है। तो आप इसमें पुट करने के बाद वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे आसानी से, वैसे सिलेबस से आउट है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स ऑफ वोल्टेज V गिवन बाय इतना, V इक्वल्स टू V0 sin ओमेगा टी। द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वुड V then decreases। ओके ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। कैपेसिटिव सर्किट में आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट और वोल्टेज में जो ये होता है, करंट लीड करता है π/2 फ्रॉम द वोल्टेज राइट, π/2 फ्रॉम द वोल्टेज। तो इसका मतलब करंट का अगर आपको इक्वेशन लिखना है, करंट का जो इक्वेशन आपको लिखना है दैट इज I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2 यहाँ पे करना पड़ेगा, π/2 करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ से XC निकाल लो, XC 1 डिवाइड बाई ओमेगा इंटू सी करना पड़ेगा आपको राइट, ओमेगा इंटू सी करना पड़ेगा। अच्छा, अब V0 यहाँ पर दिया गया तो आपको I0 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, V0 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी। तो अपने पास यहाँ से आ जाने वाला है V0 ओमेगा इंटू सी कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पे जहाँ पर ये ऑप्शन होगा वो आपका सही आंसर होंगे, V0 ओमेगा सी कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये आ जाएंगे, ये आपका ऑप्शन है ना, V0 ओमेगा सी कॉस, ये तो दोनों सेम ही ऑप्शन। अच्छा साइन है इसमें, क्या कर रहा है यार, ये नहीं होगा, ये हो जाएंगे, है ना, कॉस वाला अपने को राइट चॉइस है। ये जल्दी चक्कर में ऐसा फिर गड़बड़ होता है ना। ये भी है ना रेडियो एक्टिव डीके वगैरह वाला, ये जो हट गया आपके सिलेबस से राइट, ये हट चुका है आपके सिलेबस से, ठीक है। इसको अगर करना भी है तो आपको फ्रैक्शन, इसका फॉर्मूला ये होता है, जो रेशियो है ये T डिवाइड बाई T हाफ कर लेते हो, T डिवाइड बाई T हाफ, तो 1/2
ये हालांकि है नहीं, मतलब जो है ना कौन सा टाइम में आपका हाफ लाइफ ये दिया गया है, इतना टाइम में पूछ रहा है, मतलब 150 डिवाइड बाई 100 कर देने का, ये 3/2 हो जाएंगे, मतलब 1/2 का पावर 3/2। तो यहाँ पे 1/8 लिखेंगे, उसका स्क्वायर रूट कर देना, तो 1/2 √2 आ जाएंगे। ये आउट ऑफ सिलेबस है। ओके, इसमें क्या बोल रहा है, इंडक्टर ऑफ द इंडक्टेंस एल एंड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड सीरीज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल सी एंड आर इज 40 वोल्ट। और अच्छा देखो, इसके बारे में कुछ नहीं बोला कि आपका ये भी है ना, एक थोड़ी में पढ़ाते हैं आपको सर लोग कि अगर कुछ नहीं वोल्टेज और करंट के बारे में मेंशन हो तो वो एक आरएमएस वैल्यू होता है, राइट, वो आरएमएस वैल्यू होता है। इसका मतलब इसके अक्रॉस जो पीक जो वैल्यू है ना, इसके अक्रॉस अगर पीक वैल्यू अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा 40√2 है ना, V0L ये आ गया है ना, ये आपके पास V0C आ गया, दैट इज़ 10√2, ये आपके पास 40√2 आ गया, मतलब ये वाला आपका वैल्यू V0R, राइट। अब देखते हैं इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज, अच्छा हो गया ना। अब देखिए इसके पास ये है, तो यहाँ से आपके पास V0L इक्वल्स टू I0 इंटू XL लिख सकते हैं, I0 इंटू XL लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा I0 की वैल्यू अपने को दिया गया है यहाँ से, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग, मतलब I0 की वैल्यू दिया गया, तो यहाँ से आपके पास 40√2 10√2 इंटू XL, तो √2 खत्म, तो XL की वैल्यू यहाँ से 10 से कट कर दो, तो XL की जो वैल्यू आपके पास आ चुकी है दैट इज़ 4। सिमिलरली आपके पास XC की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10√2 है, यहाँ पर 10√2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, V0 ऑफ C इक्वल्स टू I0 इंटू XC, तो यहाँ से वैल्यू 10√2 है, यहाँ पे 10√2 है, यहाँ पे XC, √2 खत्म, यहाँ से 10 से 10 खत्म, मतलब 1, ये 1 ओम आ गया, 4 ओम आ गया। आर का वैल्यू सिमिलरली क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, राइट, ये भी 4, ये 40√2 था तो 4, यहाँ पर भी 4 आ जाएंगे, तो मतलब V0R इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4 ओम, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा ये देखो इसका जो है इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है ना, इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब इसका नेचर कैसा होता है, इंडक्टिव नेचर होगा। तो यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू आपके पास 4 है, यहाँ पे एक्सी की वैल्यू 1 ओम है, एंड आर इज़ 4 ओम। अब ये देखो इधर 4 से खींच रहा है, इधर 1 से, तो इसका मतलब इसका रिजल्टेंट कितना हो जाने वाला है, इसका रिजल्टेंट अगर आप यहाँ पे बनाओगे, इसका रिजल्टेंट आप यहाँ पे बनाओगे, यहाँ पे 4 माइनस 1 मतलब 3, और यहाँ पे 4 है, इसका इम्पीडेंस की वैल्यू जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, √5 ओम। ये आपका ऑप्शन आ गया, राइट चॉइस। नेक्स्ट बच्चा बॉडी, अच्छा ये थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस आर कैरी करंट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द केबल विद अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस। ओके 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 ओके, तो यहाँ पे ये तो है ना, ये तो μ0 JR होता है, कोई एक आपके पास केबल है, कोई एक केबल है, तो इसमें करंट अगर आप फ्लो हो रहा है तो ये R तक जो है ना जो वेरिएशन होते हैं दैट इज μ0 JR/2, जे क्या करंट डेंसिटी, और बाहर में जो हो जाता है B का वैल्यू μ0 I डिवाइड बाई 4 पाई R, तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R, राइट। तो अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बाहर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ ये R, ये आ गया खत्म। ये वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका, थर्ड वन इज योर राइट। ओके नेक्स्ट क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा है इंसिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन, ठीक है। इफ m इज द मास ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द सरफेस डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा डी। ओके अच्छा, डी ब्रोगली वेवलेंथ के रिलेशन से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि लैम्डा डी इक्वल्स टू होता है आपका h डिवाइड बाय m इंटू वी, m इंटू वी, राइट। यहाँ से v का जो वैल्यू आपके पास आ गया है h डिवाइड बाय लैम्डा डी इंटू एम, अच्छा ये वाले सरफेस पे वेवलेंथ है ना इंसिडेंट कर रहे हैं, है ना, लैम्डा वेव इंसिडेंट कर रहे हैं, तो जिससे जो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं उसकी जो है एनर्जी अपने को दिया गया है, वो उसकी जो है, अच्छा ये वाला मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी आपका क्या लिखते हो, काइनेटिक एनर्जी h न्यू, क्योंकि ये नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन है तो यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी को लिखने का तरीका हाफ m इंटू वी स्क्वायर, वी के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, क्या हो जाएंगे h स्क्वायर डिवाइड बाय
लेमडा डी स्क्वायर एम स्क्वायर, मतलब एच इंटू ये न्यू का अपन सी डिवाइड बाई लेमडा भी लिख सकते हैं, सी डिवाइड बाय लेमडा लिख सकते हैं। अब देखो क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो आप थोड़ा सा इसको सेट कर लो वैल्यू को, एम से एम गयो, एच से एक एच गयो, तो लेमडा किधर ले आते हैं, बचा अपने पास सी डिवाइड बाई लेमडा, यहाँ पे एम है, लेमडा डी का स्क्वायर है, और यहाँ 2 से डिवाइड भी करना, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2c हो जाएंगे ना, 2c, हाँ 2mc, अच्छा h तो नीचे में है ही, h तो नीचे में ये आएगा ही, है ना, h से यहाँ डिवाइड हो जाएंगे, तो 2mc डिवाइड बाई h इंटू लेमडा, अच्छा लेमडा तो इधर ले लिया रे, तो यहाँ से बचा क्या है 2mc डिवाइड बाय h इंटू लेमडा ऑफ डी स्क्वायर, दैट इज लेमडा, तो 2mc डिवाइड बाय h ये आ जाने वाले हैं आपके, 2mc डिवाइड बाय h इंटू लेमडा डी स्क्वायर, ये थर्ड ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शंस। हो। ये क्या हो गया, इज इट नॉट वर्किंग, पता नहीं ये अच्छा ठीक है, तो अपने पास ये पता है इसमें वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं, अपने देखते हैं। अब देखो escape velocity from the earth surface is new, and the escape velocity from the surface of another planet having the radius 4 times that of earth have same density, right, ठीक है, तो escape velocity अर्थ सरफेस से आप लिख लो v इक्वल टू लिखते हैं अपना 2gm डिवाइड बाई r लिखते हैं, राइट, m डिवाइड बाई r लिखते हैं। अच्छा दूसरे प्लानट से जो आपको लिखना है ना, जो लिखना है आपको यहाँ क्या लिखोगे, अच्छा m की वैल्यू अपने पास क्या लिखेंगे, रो इंटू 4/3 इंटू पाई ऑफ r का क्यूब, ऐसा लिखेंगे, ठीक है, ओके। तो अब देखो दूसरे प्लानट पे लिख लो 2g, अच्छा मास का वैल्यू आपको लिखना है अर्थ v एंड escape velocity from surface of another planet of radius 4 times that of earth। अच्छा यहाँ पे जो मास है, मास तो फिर जाकर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा दूसरे प्लेनेट का मास लेट से m2 हो गया, इसको v2 बोल देते हैं, तो रो तो डेंसिटी सेम है, 4/3 पाई ऑफ r का क्यूब, क्या करेंगे आपका 4 टाइम्स रेडियस है ना, इसका मतलब 4r का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएंगे इसका, है ना, यहाँ पे 64, इसका मतलब मास जो हो जाएंगे ये जो है ना 4/3 पाई r क्यूब यहाँ पुट कर दो तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे 64m, है ना, इतना मास हो जाएंगे, रेडियस 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, राइट। अब यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे मास का वैल्यू 64m हो जाने वाला है, एंड रेडियस कितना आपके पास 4r है, तो यहाँ से आप इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से कट कर दो 16, इसका स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे मटेरियल, तो कितना बचेगा आपका, स्क्वायर रूट से जैसे ही बाहर आ जाएंगे तो मतलब 4√2gm/r, और √2gm/r की वैल्यू क्या है v के बराबर, यहाँ पे बोला v का वैल्यू पुट कर दिया हमने, इसका मतलब 4v के बराबर हो जाएंगे, ठीक है बच्चा, ठीक है। अब देखिए फोर्स F एंड एक्सेलरेशन A एंड द टाइम T आर द चोजन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी का डायमेंशन आपको ढूंढना है, तो आपको ये डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन वाला पार्ट है, उससे क्वेश्चन पूछा गया, राइट। तो एनर्जी का डायमेंशन आप कैसे लिखोगे, पता नहीं अपने को कैसे डिपेंड करेगा, F का पावर आपको x एज्यूम करना पड़ेगा, A का पावर आपको y एज्यूम करना पड़ेगा, T का पावर आपको z एज्यूम करना पड़ेगा, राइट। अब इसका है ना पावर को कंपेयर करना पड़ेगा, ml² T-2 यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, है ना। अच्छा यहाँ फोर्स का जो आपके पास डायमेंशन होता है, फोर्स का डायमेंशन जो होता है आप क्या लिखते हो, ml² नहीं ml
एम एल टी माइनस टू, ए क्या है भाई एक्सेलरेशन, मतलब एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। अच्छा यहाँ टी क्या है टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड तो टी का पावर, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा जेड लिखना पड़ेगा, यहाँ पे पावर वाई लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे पावर को आप कंपेयर कर लीजिए सिंपली, यहाँ का पावर कितना है 1, एम का पावर 1 है, यहाँ पे एम का पावर ही भी 1 है, यहाँ पे एम का कुछ पावर नहीं है, और यहाँ पे क्या है एक्स है ना इसका, तो इसका मतलब यहाँ एक्स आप मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स का वैल्यू कितनी आ गई 1, मतलब एफ का पावर ये 1 आ जाएंगे। अब दूसरा एल स्क्वायर, एल का टर्म को कंपेयर कर लो, यहाँ से 2, इधर कितना है एल है, यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे एक्स हो गया प्लस, अब देखो यहाँ पे एल का पावर कितना 1 है, वाई से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये वाई, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टर्म है नहीं एल वाला, राइट, इसका मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दो तो वाई का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब जेड का पावर कंपेयर कर लो, मतलब टाइम वाला, -2 यहाँ पे है, यहाँ पे पावर कितना है -2, तो -2x, -2x, यहाँ पे क्या है -2y, -2y, यहाँ पे क्या है आपका +2, ये इधर की ओर आ जाएंगे तो कितना हो जाने वाला, इसको इधर ले आओ, 2x + 2y = 4, तो यही 2x, x की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा यहाँ पे z का, तो यहाँ तो z हो ना बाबूजी, कितना है ये तो z है, यहाँ पे t का पावर 1 है इंटू z, लास्ट में तो आपका ये क्या है 2z, राइट 2z, 4 नहीं होगा रे, तो ठीक है ना, यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, कैसे वैल्यू पुट कर देंगे, ये कुछ नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है इसमें, थोड़ा सा कैलकुलेशन, तो माइनस ऑफ 2 एंड -2 एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, -2 वाई का वैल्यू 1 है प्लस 2z, तो यहाँ से आप वैल्यू अब देखोगे तो क्या हो जाएगा, -2 का ख़त्म, तो ये 2 = 2z, z का वैल्यू 1 आ जाएंगे, z का वैल्यू 1, z तो f, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास F1A1Z1, राइट, F1A1Z1, सबका पावर 1 1 के बराबर है, ये आपका ऑप्शन आ गया। अब ये वाला सेक्शन है आपके पास, कंडक्टर रेडियस आर ऑन सेम फेज दैट सेंटर कोइंसाइडिंग, म्यूचुअल इंडक्टेंस M बिटवीन देम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या, 2 कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स, ओके, एक तो सर्कुलर लूप्स ऐसा ले लेते, ये बोल रहा है दूसरा सर्कुलर बहुत बड़ा है, राइट, तो बहुत बड़ा है, इसमें मान चलिए करंट आपने आई दौड़ा दिया, तो ये जो, क्योंकि इसके ऑलमोस्ट सेंटर पे पड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी वैल्यू में जो रिलेशन देखो ऑलमोस्ट सेंटर पड़ा हुआ है, इसका मतलब इसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा, तो बी का वैल्यू μ0 I डिवाइड बाय, आप लिखते हो μ0 I डिवाइड, इसका रेडियस जो बड़े वाले का रेडियस है इसको R1 है, इसका रेडियस क्या है R2 है, तो μ0 I डिवाइड बाय क्या लिखते हैं आप 2 ऑफ R1। अब फाई लिख लेते हैं, फाई इसमें फाई लिख लेते हैं, इसका तो बी का वैल्यू अपने पास आ गया, तो μ0 I डिवाइड बाय 2R1, फाई का वैल्यू क्या लिखोगे आप, पाई इंटू R2 का स्क्वायर, पाई इंटू R2 स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब सिंपल सा बात ये करना है, ये जो फाई है, फाई को वैल्यू आप m इंटू आई भी तो लिख सकते हैं, है ना, आई ने आई को मार दिया, तो अपने पास जो वैल्यू आया, प्रोपोर्शनलिटी सिर्फ जाकर पूछा आपको, तो मतलब m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर R2 का स्क्वायर है डिवाइड बाय R1 है, R2 का स्क्वायर कहीं पे, R2 का स्क्वायर और R1 ये रहा, राइट, ये हो गए। अब ये देखो, A point object is placed 60 cm from the convex lens of focal length 30 cm. ओके, ये 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, राइट। अब देखो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज तो अब देखिए फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस है, इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर रखते हैं इमेज तो दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके इमेज का फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब पीछे में 60 सेंटीमीटर, यहाँ से 60 सेंटीमीटर पीछे में जाके इमेज बन रहा होगा, इसका मतलब यहाँ से कितना पीछे 20 सेंटीमीटर पीछे, राइट। इसका मतलब इमेज जो आपका यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मिरर है तो
उधर नहीं जाएगा, उधर नहीं जाएगा, यहाँ पे जाता हुआ प्रतीत होगा इस वाले पॉइंट पे, राइट, इस वाले पॉइंट पे जाता हुआ प्रतीत होगा, राइट। इसका मतलब इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कितना हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया आई, विच इज 20 सेंटीमीटर, है ना, बिहाइंड दिस प्लेन मिरर। इसका मतलब जो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा 20 सेंटीमीटर आगे हो रहा होगा, राइट, 20 सेंटीमीटर यहाँ पर आगे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होगा, राइट। तो इसका मतलब 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर लिख लो, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इट वुड बी रियल। हाँ, ये रियल इमेज होगा। यहाँ से 20 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से भी 20 सेंटीमीटर हो गया, 30 सेंटीमीटर तो बनेगा नहीं, वर्चुअल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही आपके, है ना। ये नहीं तो फॉर्मूला से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, 60 सेंटीमीटर ही आएगा, मतलब यहाँ से 60 सेंटीमीटर इधर की ओर इमेज बनेंगे, राइट। तो इसका मतलब यहाँ से कितना 20 सेंटीमीटर अंदर, 20 सेंटीमीटर अंदर, तो वर्चुअली अंदर तो गया नहीं होगा रेज ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर की ओर जाने इमेज बन गए होंगे, तो रियल इमेज बना होगा जो कि इससे 20 सेंटीमीटर आगे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ओके ओके ओके, 3 resistors having resistance R1 R2 I3 and I1 का रेशियो चाहिए इन द टर्म्स ऑफ रेसिस्टेंस यूज्ड इन द सर्किट। ओके भाई, अच्छा, ये दोनों की अगर अपन बात करें, ये दोनों को अगर अपन बात करें, ये दोनों पैरेलल में, लेट से करंट इसमें से आई दौड़ रहा है, आई करंट दौड़ रहा है, तो इसमें अगर करंट I3 में करंट चाहिए तो अपने को पता है कि पैरेलल में करंट जो है इन्वर्स रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस में बट जाता है। इसका मतलब I3 आपको चाहिए तो अपन क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस R2 प्लस R3 इंटू आई लिख दिया, आई लिख दिया। I1 की वैल्यू, I1 की वैल्यू, I1 की वैल्यू आप क्या लिखोगे, I1 की वैल्यू तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा, लेट से यहाँ पे तो I1 ही है, अरे यहाँ तो I1 ही होगा ना, I1 तो इधर ही आ रहे हैं इसका, अरे हो तो गया अपने पास, क्या ही कैलकुलेट करना, I3 डिवाइड बाई I1, I3 डिवाइड बाई I1 ये आ जाएगा R2 डिवाइड बाय R2 प्लस R3। हमने क्या कर दिया, इसमें आपको करंट चाहिए तो हमने इसका रेसिस्टेंस ऊपर में लिया, इसका रेसिस्टेंस R2 लिया, डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस R2 प्लस R3। कितना करंट आ रहा है, यहाँ से I1 ही तो करंट आ रहा है, तो I1 का पार्ट यहाँ पर आ रहा था, अब I3 डिवाइड I1 कर लिया, तो अपने पास R2 डिवाइड बाय R2 प्लस R3। तो स्टार्ट। हाँ तो बच्चों, ये वीडियो में कुछ दिक्कतें आ रही है, वीडियो में कुछ दिक्कतें आ रही है, इसके अपन ऐसे कर लेते हैं, राइट, वीडियो तो ऐसे चलता रहेगा, कॉन्सेप्ट अपन ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास ऐसा ये है ना, टाइम स्केल का ये क्वेश्चन दिया गया है, राइट, टाइम स्केल का क्वेश्चन दिया गया। अब इसमें देखिए, पहले अपन यहाँ आउटपुट अपन डिसाइड कर लेते हैं। अगर यहाँ से ए आ रहा है, यहाँ से बी आ रहा है, तो यहाँ से आपके पास ए डॉट बी पहुँचेगा, ए डॉट बी, यहाँ से बी आ रहा है, यहाँ से सी आ रहा है, तो यहाँ पे ये नैंड गेट लगा हो, इसका मतलब बी बार सी बार यहाँ पे पहुँचाएंगे, मतलब बी डॉट सी का यहाँ पे बार पहुँच जाएगा, राइट। इसका मतलब जो आउटपुट आपके यहाँ से होने वाला है ए बी प्लस बी सी का बार, राइट, ए बी प्लस बी सी का बार इतना पहुँचने वाला है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ से देख लीजिए, अगर फर्स्ट देखते हैं अपन T1 से T2 का वाले सेक्शन में कवर करते हैं। यहाँ पे का आपका ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, मतलब 0 वोल्ट, 0 मतलब 0 वोल्ट और 1 मतलब 5 वोल्ट, ऐसा है, राइट। तो T1 से T2 में अगर अपन बात करते हैं, T1 में यहाँ आपके पास कितना है, अब देखो 0 और 1 है यहाँ पे, है ना, इनपुट आपका 1 है, बी का इनपुट क्या है, 0 वाले लाइन पे है, इसका मतलब 0 है, एंड सी वाला जो इनपुट है आपका देखो 0 वाले लाइन पे है, 1 है। तो अब यहाँ पे आप सारा वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका जो वैल्यू आपका आने वाले हैं कितना, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 0 है, मतलब ये 0 वैल्यू आ जाएंगे, 0 वैल्यू आ जाएंगे, ओके। फिर बी सी का कर लेते हैं, बी का वैल्यू 0 है, ये 1 है, तो 0 और 1 का वैल्यू कितना आ जाएंगे, 0, लेकिन उसका बार लगा हुआ है, इसका मतलब 1 आ जाएंगे, इसका मतलब आउटपुट 1 आ जाएंगे। तो आउटपुट 1 आना चाहिए, कैसे, आउटपुट 1 मतलब 5 वोल्ट, राइट। 1 से 2 में 5 वोल्ट एक तो ये दे रहा है और एक तो ये दे रहा है, ये तो -5 वोल्ट दे रहा है, तो ये तो होगा नहीं। अब T2 से T3 में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास ए का जो इनपुट है वो 0 है, बी का आपका इनपुट है 1, इसका इनपुट है 0, राइट। तो यहाँ पर अगर आप पुट करके देखोगे, ए इंटू बी ये तो 0 हो जाएंगे, बी इंटू सी 0 हो जाएंगे, लेकिन उसका बार लगा हुआ तो इसका मतलब
इसका वैल्यू 1 आ जाएंगे। इसका भी आउटपुट 1 होना चाहिए, राइट। तो 1 कहाँ पे दे रहा है, एक तो आपका 1 यहाँ पे है 5 वोल्ट पे है, ये भी इसमें 1 दे रहा है 5 वोल्ट पे, इसका मतलब ये तो नहीं होगा, ख़त्म। अब ये दोनों में अपना रह गया। आप यहाँ से फिर एक देख लेते हैं, यहाँ पे 1 इनपुट है, यहाँ पर भी 1 इनपुट है, यहाँ पे 0 इनपुट है। तो ए बी है 1 1, तो ये 1 आ गया, 1 आ गया। बी सी कितना है, बी सी आपके पास बी सी है कितना, बी है 1 और 0, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, लेकिन बार लगा हो तो इसका मतलब 1 आ जाना है। 1 + 1 मतलब 1। इसमें भी आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये तो 0, ये तो पहले कट गया है ना, यहाँ पे 0 आउटपुट है, इसमें 1 आउटपुट है, राइट। इसका मतलब ये आपका सही हो जाएगा, मतलब थर्ड वन इज योर राइट चॉइस, थर्ड वन इज योर राइट चॉइस। आगे भागते हैं भाई, इसमें क्या बोल रहा है 40 नंबर क्वेश्चन में, LCR सर्किट कंटेनिंग 50 हेनरी इंडक्टर 80 माइक्रोफैराड कनेक्टेड टू 230 वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट व्हिच पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इज हाफ ऑफ द पावर ऑफ द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके ओके, तो ये आपका ये बोल रहा है कि पावर जो है ना, जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो मैक्सिमम का हाफ पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, ये मैक्सिमम पावर है। यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर ये रिजोनेंट कंडीशन में होता है, ये जो आपका पीक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होते हैं, है ना, ये पीक फ्रीक्वेंसी, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ओके, ये जो पीक फ्रीक्वेंसी जो होता है ये ओमेगा नॉट, राइट, ओमेगा नॉट यहाँ से, अच्छा इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैंड विड्थ, है ना, बैंड विड्थ, जिसकी वैल्यू होती है R/L, R/L, राइट। अगर आपको W1 फाइंड करना है ना, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे W, इसको W2 बोल देते, इसको W1 फाइंड करना है, तो ये जो वैल्यू होते हैं ये ओमेगा नॉट प्लस क्या हो जाएगा आपके पास W2, अगर आपको कैलकुलेट करना है दैट विल बी ओमेगा नॉट प्लस R/2L, क्योंकि ये पूरा है बैंडविड्थ की वैल्यू R/L है, तो आधा हो जाएगा R/2L। तो ओमेगा नॉट आप कैलकुलेट जैसे ही करोगे, ओमेगा नॉट कैसे कैलकुलेट करोगे, ओमेगा नॉट 1/√LC, √LC, तो 1/√LC कर लीजिए, यहाँ आप कैलकुलेट कर लेते हैं ओमेगा नॉट की वैल्यू 1/√LC। L है 5, C का वैल्यू है 80 माइक्रोफैराड 10⁻⁻6, ये 400 आ जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो मतलब 1000 यहाँ पर आ जाएंगे 20, मतलब ये ख़त्म हो जाएगा 1000, है ना। तो यहाँ से 50 आ जाने वाले हैं, एक 0 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से 50 रेडियन पर सेकंड, राइट। ये तो आपका जो है ना, ये रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी आया है, रिजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी आया है, ये नहीं पूछा, ये बोला हाफ पावर पे ये W1 एंड W2 क्या होएगा, राइट। तो अपने को फिर जाके इसमें आपको ऐड कर देना पड़ेगा। तो R/L की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, R/L की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, R है अपने पास वो रसिस्टर 40/L है अपने पास 5, मतलब ये 8 आ जाएंगे। अच्छा R/2L करना है तो 2 से डिवाइड कर लो, इसमें कितने आ जाएंगे 4। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास W2 होने वाला है, W2 कितना, ये है आपके पास, ये है आपके पास कितना आया 50 + 4 54, राइट। इसमें से माइनस कर लेंगे 54, 50 में से 4 जाएगा 46, 54 आपका आंसर आ गया, राइट, यह हो गया। अच्छा ए स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेस 5 मीटर पर सेकंड एट t/4 सेकंड, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडोज। ओके, तो बॉल ड्रॉप किया विंडोज से, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी उस टाइम कितनी हो जाएगी 4 सेकंड पे, v = u + 80 से u तो इनिशियल 0 है, राइट। तो a इंटू मतलब 5 × 4 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है इधर की ओर, राइट, 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट, क्योंकि ये ड्रॉप कर दिया है ना, आप जो कार से आपने ड्रॉप कर दिया, तब इसके पास जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में तो कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन कोई अब फोर्स रहा नहीं जब ड्रॉप किए। तो जब किसी चीज़ को अपन ड्रॉप करते हैं किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम से, तो उसकी वेलोसिटी ले लेते, तो वेलोसिटी उसने ले लिया 4 सेकंड, अब ये नीचे गिरेंगे, तो 6 सेकंड में यहाँ से 2 सेकंड के बाद, यहाँ से 2 सेकंड में के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब तो 4 सेकंड के बाद ये तो 2 सेकंड ही हवा में रहेगा, राइट। तो 2 सेकंड हवा में रहेगा, तो मतलब uy - gt कर लेते हैं, uy - gt। तो ये y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0, 10 × 2 कर लेते हैं, मतलब -20 मीटर पर सेकंड। अब देखिए वेलोसिटी कितना आ गया इधर, और इधर है -20, यहाँ पे 20, इसका जो रिजल्टेंट होने वाला है 20√2 मीटर पर सेकंड। 20√2 व्हाट इज द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t = 6 सेकंड,
ठीक है ना। तो वेलोसिटी इतना आ गया, एक्सेलरेशन आपको सिर्फ जो ग्रेविटी वाला इसको लग रहा हो एक्सेलरेशन, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खत्म, राइट। अच्छा, पार्टिकल मास एम प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v इक्वल्स टू के वी सरफेस ऑफ द अर्थ, द मैक्सिमम हाइट एबव द सरफेस बाय व्हिच पार्टिकल इज रीच्ड। ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितना रीच किया होगा वो कैलकुलेट करना। तो अपने को पता है ये अर्थ का सरफेस है, ओके। यहाँ से हमने लेट से यहाँ तक पहुँचा होगा, यहाँ तक पहुँचा होगा तो यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गई होगी, उसकी जीरो हो गई होगी वेलोसिटी, है ना। तो ये हाइट h हो चुका है। तो यहाँ की एनर्जी बराबर कर देते हैं, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो आपके पास जो एनर्जी था पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ जी एम डिवाइड बाय आर, राइट। अच्छा, यहाँ पे जो वेलोसिटी आपने दिया हाफ एम वी ई स्क्वायर, राइट, हाफ एम वी ई स्क्वायर इक्वल्स टू, वहाँ पे सिर्फ जाके पोटेंशियल एनर्जी बचेगा हाफ जी एम इंटू आर प्लस एच हो जाने वाला, आर प्लस एच हो जाने वाला। अब देखो ये एम को ख़त्म करो, यहाँ से एम को ख़त्म करते हैं, राइट। अब यहाँ से आपको अब क्या करोगे, ये वाला वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू पुट कर देते हैं, v का वैल्यू k इंटू यहाँ पर क्या लिखो, इसके वेलोसिटी 2gm बाय आर पुट कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास k स्क्वायर 2gm बाय आर हो जाने वाला है, k स्क्वायर 2gm बाय आर, राइट। तो यहाँ से हमने पुट कर दिया इसका वैल्यू हमने पुट कर दिया माइनस ऑफ gm बाय आर प्लस यहाँ से क्या जाने वाला है, k स्क्वायर 2gm बाय आर इक्वस टू माइनस ऑफ gm बाय आर प्लस एच। तो gm से gm को हटाइए और मज़े कीजिए। यहाँ से माइनस 1 बाय आर आ चुका है आपका, इधर इसको लाएंगे तो 1 डिवाइड बाय आर प्लस एच हो जाने वाला है, ओके। यहाँ पे 2k स्क्वायर डिवाइड बाय आर हो जाने वाला है इक्वल्स टू 0। अरे इसको इधर ही भेजो, 2k स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ एम वी स्क्वायर है ना, हाफ, अच्छा हाफ को कहाँ रख दिया, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएंगे भाई, k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशन ही है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ है नहीं, बस इसको सॉल्व ही करना था आपको। k स्क्वायर बाय आर 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर प्लस एच, 1 बाय आर प्लस एच। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाने वाले, इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट इज आर प्लस एच माइनस ऑफ आर डिवाइड बाय आर इंटू आर प्लस एच। तो आर से आर ख़त्म, ये आर से आर ख़त्म, तो बचा क्या अपने पास, k स्क्वायर इक्वस टू एच डिवाइड बाय आर प्लस एच। हो, कितना सॉल्यूशन है यहाँ पे। अच्छा, इसको 1 डिवाइड बाय k स्क्वायर कर लेते हैं, 1 डिवाइड बाय k स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएंगे r प्लस एच बाय एच। तो यहाँ से आपके पास 1 डिवाइड बाय k स्क्वायर, यहाँ से बचा r बाय एच प्लस 1, इसको इधर ले आओ जाओ, तो 1 बाय k स्क्वायर माइनस 1 इक्वस टू r बाय एच। तो h का वैल्यू कितना हो जाए, आर के स्क्वायर, ओहो, ये यहाँ करते हैं सॉल्व इसको, दैट इज़ 1 माइनस k स्क्वायर डिवाइड बाय k स्क्वायर इक्वस टू r बाय एच। सो h की वैल्यू अपने पास आ जाएगी आर के स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस k स्क्वायर, आर के स्क्वायर 1 माइनस k स्क्वायर, हाँ आर के स्क्वायर 1 माइनस k स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन। बहुत लेंदी सवाल है ना, होता है कई क्वेश्चन तो सारे क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दे सकते हैं ना, कुछ तो क्वेश्चन तो लेंदी तो देंगे ही देंगे, सो तो बात है ही। इसमें क्या हुआ, पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स टाइम t टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। if this particle were projected with the same speed at an angle theta with the horizontal, the maximum height attained by this equal to 4, then the projection angle theta is okay। इसमें ये बोल रहा है कि इसको ऐसे आप घुमा रहे हैं ना, इसको आप घुमा रहे हो इसमें, राइट। तो किसी एक पॉइंट पे आप जाने इसको इधर की ओर प्रोजेक्ट करते थे, जिसकी वजह से ये जो है एंगल के साथ थीटा एंगल जो है ना, थीटा एंगल पे यहाँ पर आप प्रोजेक्ट कर देते हो, राइट। ये बोलता है मैक्सिमम हाइट जाता है 4r के बराबर, राइट। तो हो गया ना, तो यहाँ से अगर ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा था, टाइम पीरियड t इक्वल्स टू अपन 2 पाई r बाय, लेट से u वेलोसिटी लिख देते हैं,
राइट। तो यू का वैल्यू अपने पास 2πr/t आ चुका है, राइट, एंड यू इज दिस मच, राइट, इसका रेडियस। अच्छा, अब अपने को जो हाइट जा रहा है, हाइट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g ये होता है, ठीक है। तो 4r, अच्छा इसको इसमें मल्टीप्लाई ही कर लो आप, इसको आप इधर मल्टीप्लाई ही कर लो इनटू, इसको इधर मल्टीप्लाई करने के कितना हो जाएगा 8rg यू स्क्वायर दैट इज 4π² r स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कटपिट कर लीजिए आप, एक r ने एक r को मार दिया तो बचा यहाँ 4 से 2, तो अपने पास बचा क्या है यहाँ पे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2t² r, नहीं 2t² r तो नीचे में आएंगे है ना, 2t² g बाय π² इंटू r, ये इसका स्क्वायर रूट ले लो साइन थीटा, राइट। तो अपने पास GT² है ना, तो यहाँ से आपके पास है ना, तो यहाँ से आ जाने वाला है 2GT² डिवाइड बाय π² इंटू आर, इसका साइन इन्वर्स कर लेते हैं है ना, ये 1/2, तो यहाँ से आपके पास 2GT² π² r 1/2 आ गया, राइट। तो इसका मतलब ये वाला फोर्थ ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चले, थोड़ा सा कैलकुलेशन आ गया इसमें यार। अच्छा, ये अपने को दिया गया व्हाट विल द कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर v, ओ हो, तो आपके पास जो फॉर्मूला जा रहा है ये फॉर्मूला आपको दिया गया, राइट। तो v क्रॉस b कर लो, जो f की जो वैल्यू आएगी अपने पास वो कितनी आएगी 4i माइनस ऑफ 20j, ये दिया गया है आपके पास 12k, राइट। अब यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हो, i j k i इज, अच्छा अपने क्या करना है v क्रॉस v का कितना दिया गया है 2, यहाँ से 2 दिया गया है, यहाँ से आपका 4 दिया गया, यहाँ पे 6 दिया गया, राइट। v क्रॉस b तो अपने कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आपके पास b है, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर क्या है b नॉट। अब इसको क्रॉस कर लो, ये क्या हो जाएंगे, इसको आप क्रॉस करेंगे 4b0 माइनस 6b, तो 4b0 माइनस 6b इंटू i 4b0 माइनस 6b इंटू i। अब इधर j का कर लेते हैं, राइट, j का है ना, इसके रो को ख़त्म करो, इसके कॉलम ख़त्म करो, कितना 2b0 माइनस 6b है ना। अब इसको मतलब 2b0 माइनस ऑफ 6b, राइट। अब आगे चलते हैं, आगे के रो और कॉलम को ख़त्म करो, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएंगे 2b माइनस 4b, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे। अब इसको कंपेयर कर लो, इसको के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आप क्या आ जाएगा 12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2b, तो b का वैल्यू -6 आ गए हैं, b का वैल्यू -6, राइट। अब इसको i को i के साथ कंपेयर कर लो, i का इधर की वैल्यू दिया गया 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4b0 माइनस ऑफ 6, b का वैल्यू -6 दिया गया है, तो +36 इधर की ओर जाएंगे तो कितना आ जाएगा -32 डिवाइड बाई 4 b0, तो b0 की जो वैल्यू आ चुकी है आपके पास -8, b0 की वैल्यू -8, तो ये आ गया -6, यहाँ से क्या आ जाएगा -8, तो -6 -8 ये आपका ऑप्शन आ गया, खत्म। अब बॉल ऑफ मास इतना कीजिए ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर स्ट्राइक द ग्राउंड रिबाउंड टू द सेम हाइट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स। मैग्नीट्यूड इम्पल्स मतलब कि चेंज इन मोमेंटम है ना, इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम। अब देखिए यहाँ पे इसने स्ट्राइक किया, यहाँ पे स्ट्राइक किया तो कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक किया होगा, √2gh से, अगर ये h हाइट से ड्रॉप किया है तो, राइट। सेम हाइट ऊपर गया है, तो इसका मतलब यहाँ कितना वेलोसिटी से 2gh से उधर रिबाउंड मारा होगा, राइट, 2gh
नहीं तो यहाँ पे कैलकुलेट भी कर लेंगे। यहाँ पे u वेलोसिटी मान लो, यहाँ v वेलोसिटी 0 हो गए, राइट। वी स्क्वायर ई स्क्वायर 2gh आप लगाओगे तो ये वाला वैल्यू 2gh आ जाएंगे, राइट। तो आप मोमेंटम देखो, इम्पल्स जो हो गया आई की वैल्यू यहाँ m इंटू रूट अंडर 2gh माइनस m इंटू रूट अंडर 2gh, तो कितने आ जाएंगे 2m रूट अंडर 2gh। तो यहाँ से आप लिख लो 2m का वैल्यू आपके पास 0.15 रूट अंडर 2, g का वैल्यू लिख लेते हैं 10 दिया गया है आपको, h का वैल्यू कितना है 10 मीटर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएंगे 10 रूट 2, यहाँ पे 0.3 आ जाएगा, मतलब 3 रूट 2 मतलब 1.4 इंटू 3 मतलब 4.2 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 12a, अच्छा ये वायर है जिसका लेंथ है 12a एंड रेसिस्टेंस आर कैरिंग ए करंट इन द कॉइल इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल ए। अच्छा इसको इक्विलेटर ट्रायंगल में आपने इसको ढाल दिया, इसका मतलब इसका जो साइड्स जो होने वाले हैं 3a होने वाला है, राइट। अच्छा स्क्वायर में अगर इसको ढाला तो यहाँ पे कितना हो जाना वाला, अच्छा यहाँ 4 होगा ना, क्या लोला है 4, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3 है, ठीक है, ओके। अब देखो इसमें करंट लेट से आई दौड़ रहा है, राइट, आई दौड़ रहा है, तो अपने पास जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू होता है m, ये लिखते हैं आई इंटू ए, राइट, आई इंटू ए। तो अब देख लो इक्विलेटर ट्रायंगल ऑफ, अच्छा ये 3a वाला नहीं बना रहे हैं यार, 3a वाला नहीं बना रहे, स्क्वायर ऑफ साइड a बना रहे हैं एंड स्क्वायर ऑफ साइड a बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं बना रहे हैं, ऐसे नहीं है, साइड a वाला ही बना रहे हैं, है ना, साइड लेंथ इसका a है, मतलब इसको 3 बार लपेटा मारा होगा, है ना, इसका भी साइड लेंथ a है, सॉरी इसको 4 बार लपेटा मारा होगा, मतलब 3a, मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए 4 हो गए होंगे, इसमें तो 4a तो इसमें आ ही गया, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 3 हो गए होंगे, राइट। अब इसमें आपको क्या करोगे, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू m1 लिखा लेते हैं, इसमें इसका 4 टर्न्स है, डिवाइड बाय i इंटू ए, एरिया √3/4 इंटू ए स्क्वायर, राइट। अब इसमें डिवाइड कर देते हैं m2 से, इसमें कितने टर्न्स है, इसमें टर्न्स है 3, i इसका स्क्वायर a स्क्वायर, तो आपके पास आई ख़त्म, a स्क्वायर ख़त्म, 4 से 4 ख़त्म, तो यहाँ से आपके पास कितना, अच्छा अलग अलग कैलकुलेट ही करना है यार, इसका रेशियो नहीं लेना, तो हो गया ना ये, तो √3ia स्क्वायर और यहाँ पे 3ia स्क्वायर ये आ जाएंगे, हो गया, ये वाला ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, ख़त्म। 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज इतना इन द कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप्स, ओके। तो जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं ना ये 27 है ना, इसका रेडियस लेट से कि आर है आपके, तो इसका मतलब जो कंबाइन होकर बड़े वाले जो ड्रॉप्स बनाएंगे जिसका रेडियस आर है, तो इसका मतलब वॉल्यूम तो सेम ही होने वाला है, तो इसका मतलब 27 इंटू 4/3 इंटू पाई ऑफ स्मॉल आर क्यूब इक्वस टू 4/3 पाई ऑफ कैपिटल आर क्यूब, 4/3 पाई ख़त्म। तो यहाँ से आपको 3r का क्यूब लिख सकते हैं, इसका मतलब r का जो बड़े वाला जो रेडियस आया इसका वैल्यू आ गया आपका 3r के बराबर, राइट। अच्छा इस पे जो चार्ज थे यानी इसका पोटेंशियल कितना, सबका 220 वोल्ट है, 220 तो बड़े वाले जो ड्रॉप्स आएंगे सबका चार्ज का सम हो जाएगा, राइट। एक का चार्ज यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, तो 220 इक्वस टू के क्यू डिवाइड बाय आर, राइट। तो यहाँ से क्यू का वैल्यू कितनी आ जाएंगी 220 आर डिवाइड बाई के, तो यहाँ पे जो नेट जो चार्ज आने वाला है 27 टाइम्स ऑफ क्यू और रेडियस कितना है 3r के बराबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, पोटेंशियल v की वैल्यू क्या करेंगे के 27 क्यू डिवाइड बाय आर 3r। अच्छा यहाँ पे 9 यहाँ पे लिख लो 9 के क्यू बाय आर, राइट, और के क्यू बाय आर की वैल्यू कितनी है 220, तो 9 इंटू 220 इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितने हो जाएंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 980 वोल्ट, ये आ गए, ख़त्म। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा इसमें क्या बोल रहा है,
इसमें बोल ये रहा है कि यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 200 ऐसा 200 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहाँ से इसका जो लेंथ होने वाला है आपका, दैट इज़ ये 140 है, ये 40 सेंटीमीटर मतलब 120 सेंटीमीटर इसका है ना, ये हैंग हो रहा है। यहाँ से ये कितने डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर पे हैंग हो रहा है। 500 ग्राम है इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, बीचों बीच में होंगे, बीचों बीच में यहाँ पे मतलब 500 ग्राम यहाँ पे हैंग हो रहा है। 500 ग्राम मतलब 0.5 kg। तो यहाँ से कितने डिस्टेंस हो जाएंगे टोटल, एक एंड से इसका 0.5 ग्राम है ना। अब देखो तो ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक होगा 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 40 ले लिया, इसका मतलब यहाँ से तो 40, इसका मतलब ये 60 सेंटीमीटर हो जाएंगे, है ना। 60 + 40 मतलब ये 100 आ जाएंगे, बीचों बीच में हमने इसको हैंग कर दिया। अब इसमें ये बोल रहा है कि 2 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड एट 220 सेंटीमीटर ऑन द नॉन मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द 160 द वैल्यू है दैट द रॉड इज। अच्छा इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब इधर लगने वाला टॉर्क इधर लगने वाला एंटी क्लॉकवाइज दोनों बराबर कर देते हैं। तो इधर जो टॉर्क जो लग रहा है 2 kg कितने डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर पे, राइट। इधर तो एक ही टॉर्क लग रहा है इसके अबाउट, इधर 2 टॉर्क लग रहा है ना। एक तो आपके पास 0.5 kg का कितने 60 सेंटीमीटर पे, दूसरा आपका m इंटू 160 सेंटीमीटर पे, राइट। तो अच्छा m की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, हमने जीरो को हटा दिया यहाँ से आपके पास 4 आ गए, यहाँ से 3 + m इंटू 16, यहाँ से आपके पास 1/16, 1/16 m की वैल्यू 1/16 आ रहा है। कहीं पे गलत अगर किया होगा तो आंसर में गड़बड़ी हो सकता है। तो यहाँ से 2 kg 20 सेंटीमीटर एंड यहाँ से 60 सेंटीमीटर 0.5 इंटू 500 ग्राम है ना, 0.5 kg, राइट। ठीक है। अच्छा 160 थोड़ी है यार, यहाँ से 120 है ना, ये क्या करते हो यार, क्या करते हो, 120 है यहाँ पे, राइट। तो 1/12 kg हो जाएंगे, राइट, 1/12 kg, ये आपका ऑप्शन आ गया। अब ये क्वेश्चन क्या है, रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r अकॉर्डिंग टू द 90 डिग्री रिमूव्ड। ओके, रिंग है, मास m है इसका एंड रेडियस r है, करस्पॉन्डिंग 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव्ड, इसमें से 90 डिग्री सेक्टर को रिमूव कर दिया जाता है। The moment of inertia of remaining part of the ring is about the axis passing through center of the ring perpendicular to the plane k times the mr², राइट। अच्छा इसको अगर ये रिमूव कर दिया गया है, कोई बात नहीं, अगर इसको आप रिमूव कर देते हो तो हमने क्या किया इसको, इसमें जितना पार्ट को रिमूव किया है ना उसको अपन ये, अच्छा इसको रुको, ऐसे मैं लिखता हूँ, ठीक है। अपन क्या करते हैं, पहले एक कंप्लीट बना लेते हैं, कंप्लीट, इसमें से ये वाला सेक्टर को अपन रिमूव कर देते हैं, ये वाला सेक्टर को रिमूव कर देते, तो इसका कितना आ जाने वाला है, इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², राइट। अब इसका तो मास 1m/4 हो जाएंगे इंटू r², तो यहाँ पे इसका मतलब 3m r² आपके /4 आ गए ये, राइट। ये बोलता है ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया k टाइम्स ऑफ mr² है, तो mr² को कैंसिल कर दो, k का वैल्यू 3/4 आ गया, चुपचाप आंसर टिक करो, आगे बढ़ो नहीं। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू द मशीन, इतना सप्लाई कनेक्टेड टू ऑपरेट इतना पावर लॉस एंड ट्रांसफार्मर, व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी सर्किट, ठीक है। अच्छा ये प्राइमरी को इसने जोड़ कर रखा हुआ है, 220 वोल्ट से, सेकेंडरी में जो सप्लाई आ रहा है, ये 11 वोल्ट और 44 वॉट के ऐसा आ रहा है, राइट। तो अपन ये क्या कर देते, ES/EP, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, ES/EP, ओके। यहाँ पर लिखेंगे अपन IP/IS, यहाँ से आपके पास अगर पावर दिया गया है तो यहाँ P = VI कर लो, तो यहाँ पे 40 = 11 इंटू IS, तो IS की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी 40/11,
ES की वैल्यू, ES मतलब सेकेंडरी, दैट इज 11 वोल्ट, प्राइमरी है 220 वोल्ट, IP का पता नहीं, IS का 40 डिवाइड बाई 11, 40 डिवाइड बाई 11, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो IP का वैल्यू आपके पास आ जाने वाला है 11 डिवाइड बाई 220 इंटू 40 डिवाइड बाई 11। ये ख़त्म कर देते हैं, ये ख़त्म, ये 11 2 बाई 11 अप्रॉक्सीमेटली 0.2 ऐसा लिख सकते हो आप, है ना, 0.2 एम्पियर। तो ये हो गया 50 क्वेश्चन। चलो अब केमिस्ट्री वाला सेक्शन आ गया। तो ये था पूरा होल डिस्कशन अबाउट पेपर जो है 2021 का फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें मतलब क्वेश्चन तो था, हर एक तरह के क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है ना इस वाले पेपर में ज़्यादा था, राइट। इसलिए आपको मैं फिर से रिकमेंड करता हूँ कि आप नोट्स पढ़ के जाइए। जितना ज़्यादा आप नोट्स पढ़ के जाएंगे दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू, राइट। वो उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। ठीक है, तो ये वीडियो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, कोई दिक्कत नहीं, हमने पूरा पेपर को डिस्कशन किया, बीच में स्टॉप नहीं किया कहीं पे। ठीक है, तो चलिए किसी और एक शानदार और जानदार वीडियो के साथ मिलते हैं। ऐसे पढ़ते रहिए और मचाते रहिए, राइट। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।